हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 38 से। अब यहां से आप देखोगे मिसलेनियस टॉपिक्स थोड़े से स्टार्ट हो जाएंगे 4-5 सेक्शन में। आई थिंक सेक्शन नंबर 43 तक, आई गेस यहां तक मिसलेनियस का ये जो चैप्टर है चलेगा। अब इसके सेक्शन नंबर 38 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें बोला गया है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना, वो केस के दौरान एक डिपॉजिट करने के लिए भी दोनों पार्टीज को बोल सकता है। अब ये डिपॉजिट का काम क्या है? इसका काम ये हो सकता है कि जो भी खर्चे आए हैं, सपोज आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने अपने पैसे से कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह कराए हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराई है। अब इस चीज में जो भी कॉस्ट आई है वो जो ट्रिब्यूनल है वो दोनों पार्टीज को इक्वली सबमिट करने के लिए बोल सकती है, इक्वल शेयर से एक डिपॉजिट करने को बोल सकती है। ओके, इसमें आप देखोगे कि जिसका क्लॉज 2 है वो यही बोलता है द डिपॉजिट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शेल बी पेबल इन इक्वल शेयर्स बाय बोथ द पार्टीज। तो सपोज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है कि 2 लाख रुपए का डिपॉजिट करेंगे, हम दोनों पार्टीज को बोलेंगे करने के लिए। अब यहां पे टोटल सम है 2 लाख, इसमें 1 लाख दोनों पार्टीज कंट्रीब्यूट करेगी एंड जो डिपॉजिट का सम है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इससे जो भी मिसलेनियस खर्चे आए हैं उनके प्रोसीडिंग्स के दौरान उनको मीट कर सकती है। ओके, तो ये सिंपल सा सेक्शन है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 39 के ऊपर। इसमें एक सिंपल सी बात बोली गई है कि हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 38 में कि डिपॉजिट करने को बोला था ट्रिब्यूनल ने। अब जब तक वो डिपॉजिट नहीं होता है तब तक जो ट्रिब्यूनल है वो ये कर सकती है कि आर्बिट्रल अवार्ड ही ना निकाले, यानी कि जो फाइनल अवार्ड है केस में वो जारी ना करे जब तक उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो नहीं मिल जाता ट्रिब्यूनल को। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं लियन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि उन्होंने आर्बिट्रल अवार्ड को रोक लिया है एंड जब पूरे पैसे मिलेंगे तभी वो अवार्ड को जारी करेंगे। अब इसका क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड ने लियन कर लिया है, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड को रोक लिया है, अब यहां पे क्या हो सकता है कि कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है एंड कोर्ट को बोल सकती है कि सर इन्होंने तो आर्बिट्रल अवार्ड को रोक लिया है, आप इससे हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, डिले हो रहा है प्रोसीडिंग्स में बहुत ज्यादा, एंड इसकी वजह से जो मैटर है इसमें 3-4 साल लग गए हैं सपोज। अब यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट पार्टीज को बोल सकती है कि आप जो पैसा है जो डिपॉजिट करने को बोला था ट्रिब्यूनल ने वो पैसा आप कोर्ट में जमा करवा दो। ओके, एंड अगर हमको लगेगा कि जो ट्रिब्यूनल है वो थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट मांग रहा है, कुछ ज्यादा ही कैश मांग रहा है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली उस डिपॉजिट में से उनको जो भी हमको लगता है सही है वो अमाउंट दे देंगे एंड बाकी का जो अमाउंट है वो हमको वापस कर देंगे। और कोर्ट फिर ऐसा अगर पार्टीज जो हैं वो कोर्ट में पैसा जमा करवा देती है, उसके बाद कोर्ट विल आस्क द ट्रिब्यूनल टू पास द अवार्ड। तो फिर अवार्ड को जारी कर दिया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा एंड जो भी कॉस्ट वगैरह कोर्ट को सही लगेगी वो ट्रिब्यूनल को वो दे देगी। ओके, तो ये एक तरीके का मेथड है क्लॉज 2 जहां पे पार्टीज जो हैं वो जल्दी से अवार्ड को निकलवा सकती है। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 3 के ऊपर। ये बोलते हैं कि सपोज अगर फीस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो पार्टीज ने एग्रीमेंट की तरह ही फिक्स करी हुई है, यानी जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, उससे एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि जो आर्बिट्रेटर है उनको हम कितनी फीस देंगे। अब अगर वही फीस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मांग रहा है तो फिर पार्टीज जो है वो जो सबसेक्शन 2 में हमने देखा था ना, कोर्ट को अप्रोच कर रही है कि आप अवार्ड पास करवाइए ट्रिब्यूनल से, तो फिर आप उस रेमेडी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। आपने पहले ही एक अमाउंट तय किया था, अगर अब आप वो अमाउंट नहीं दे रहे हो तो ट्रिब्यूनल के पास पूरा राइट है अवार्ड को रोकने का एंड फिर आप कोर्ट को भी अप्रोच नहीं कर सकते हो। आपको पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे एंड उसके बाद अवार्ड जो है वो अपने आप ही निकल जाएगा। ओके, तो यही हमको समझना है इस सेक्शन में। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 40 के ऊपर। इसमें एक सिंपल सी बात बोली गई है कि सपोज ए एंड बी ने एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट किया था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया था। ओके, कि अगर कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है हमारा वो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब होता क्या है, इसी दौरान जो ए है इनकी डेथ हो जाती है, तो हम क्या अब सपोज आगे जाके एक डिस्प्यूट राइज हो जाता है। अब ए की जो कंपनी है
वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बच्चे चला रहे हैं, एंड आगे जाके एक डिस्प्यूट राइज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हम मानेंगे कि जो एग्रीमेंट इन्होंने किया था ए और बी ने, वो इनवैलिड हो गया है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ ए? हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो एग्रीमेंट है वो सबसिस्ट करेगा। अब अगर सपोज बी को कोई दिक्कत है तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ए के जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ स्टार्ट करवा सकता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। ओके, तो यही हमारा सेक्शन 40 बोलता है। इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि सपोज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, ओके, एंड इस दौरान किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, यानी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद किसी पार्टी की डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पार्टी की डेथ हुई है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे एंड फिर वो केस लड़ेंगे। ओके, तो जो डेड पार्टी है उसके बिहाफ पे अब उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो केस को लड़ेंगे। तो इसी चीज़ों के बारे में सेक्शन 40 में बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 41 के ऊपर, जो कि बात करता है प्रोविजंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी के बारे में। अब सपोज ए और बी दो पार्टीज हैं, इनके बीच में एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट हुआ था। अब होता क्या है, ए जो है इस एग्रीमेंट को करने के बाद इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या इनके बीच में जो एग्रीमेंट था वो सबसिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। अगर आगे जाके ए कोई भी डिफॉल्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट में, इन दैट केस बी कैन इंस्टीट्यूट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए। ओके, अब यहाँ पे ए, आपको थोड़ा पता होगा, जब भी कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके लिए एक रिसीवर को अपॉइंट करते हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को संभालता है एंड जो भी उसके एसेट्स हैं उनका ख्याल फिर उस वो रिसीवर लेता है। एंड जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, जो बंदा दिवाली डिक्लेयर हो चुका है, अब उसके जो क्रेडिटर्स हैं उनको कोई भी क्लेम करना अगर, तो फिर वो रिसीवर को सबमिट करेंगे एंड रिसीवर फिर देखेगा कि ए के पास कितनी प्रॉपर्टी अभी बची हुई है एंड कितने उसके कर्जा हैं। इन चीज को एवेल्युएट वो करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो ए के क्रेडिटर्स को पैसे दे देगा। ओके, तो अब अगर सपोज बी को कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच होता है ए की तरफ से, इन दैट केस बी कैन स्टार्ट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए एंड ए के जो रिसीवर हैं फिर वो आंसरेबल होंगे। ए के रिसीवर कोर्ट में जाके ए के बिहाफ पे प्रोसीडिंग्स को चालू कर सकते हैं। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 41 बोलता है। तो यही हमको सेक्शन नंबर 41 में समझना है। अब हम आते सेक्शन नंबर 42 के ऊपर। इसमें बात करी गई है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। अब सपोज होता क्या है कि ए और बी के बीच में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, ओके, एंड बी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट में एंड वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसके तहत प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना चाहता है अगेंस्ट ए। अब ए बोलता है कि मैंने तो कोई साइन किया ही नहीं था आपके साथ ऐसा एग्रीमेंट। बी जाता है कोर्ट नंबर ए में एंड वो कोर्ट ए को बोलता है कि आप ए को बोलो कि प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करें। ओके, अब यहाँ पे सेक्शन 8 में एप्लीकेशन है कि हमने पढ़ा था, कोर्ट जो है बोल सकता है ए को कि यस यू हैव टू स्टार्ट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। अब ये तो स्टार्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। अब सपोज प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई भी आपको एविडेंस निकलवाना है, किसी भी फिटनेस को आपको समन करवाना है, हमने पढ़ा था ये चीज़ हो सकती है, ट्रिब्यूनल एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के पास और फिर जो विटनेस के आपको टेस्टिमनी निकलवानी है वो कोर्ट ऐसा ऑर्डर करवा सकती है। अब यहाँ पे कौन सी कोर्ट के पास हम जाएंगे? हम उसी कोर्ट के पास जाएंगे जिसके पास हम सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लेके गए थे शुरू में। आपको दूसरे कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते हो। यही हमारा सेक्शन नंबर 42 बोलता है कि एक बार आपने एक कोर्ट में एक प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, अब आगे जाके उसी प्रोसीडिंग्स के लिए आप उसी कोर्ट को अप्रोच करोगे। कोई थर्ड फोर्थ कोर्ट को आप अप्रोच नहीं कर सकते हो बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। एंड फिर अगर आप सपोज कोर्ट नंबर बी में लेके जाओगे ये एप्लीकेशन, तो फिर उसको शुरू से केस को समझना पड़ेगा, शुरू से उसको उसमें सारा कुछ फाइलिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जिस कोर्ट में आपने पहले एप्लीकेशन लेके गए थे, अब आगे जाकर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसी कोर्ट में जाओगे। ओके, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सेक्शन 34 की जो एप्लीकेशन है ना, जो कि चैलेंज है सेट असाइड कराने के लिए आर्बिट्रल अवार्ड, वो तो हम उसी कोर्ट में लेके जाएंगे जो हमको एक्ट बोलता है।
अगर एक्ट ने डिसाइड किया हुआ है कि हाई कोर्ट के पास आप ये एप्लीकेशन लेके जाओगे तो हाई कोर्ट के पास ही आपको लेके जानी पड़ेगी। यहाँ पे आप कोर्ट नंबर ए में नहीं लेके जाओगे एप्लीकेशन को। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 42A के ऊपर। ये बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। अब ये सिंपल सी बात बोलता है कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में बातचीत हो रही है, कुछ भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, उनकी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और जो हमारे आर्बिट्रेटर हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि जो अवार्ड आएगा वो तो पब्लिक नेचर में होगा, उसको आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते हो। तो अवार्ड की कॉपी तो पब्लिक हो जाएगी, लेकिन प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी बातें होती हैं, कोई भी कन्वर्सेशन होती है, कोई भी एविडेंस पेश होता है, उन चीज़ों के बारे में आप पब्लिक में डिस्क्लोजर नहीं करोगे। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 42B के ऊपर। ये बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ के बारे में। सिंपल से बात बोलता है ये कि जो हमारे आर्बिट्रेटर हैं, अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन दिए हैं अवार्ड के दौरान, इवन इफ आगे जाकर गलत प्रूव हो जाता है, उस केस में आप जो आर्बिट्रेटर हैं उनके खिलाफ सूट लेके नहीं आ जाओगे, बिकॉज जो हमारे आर्बिट्रेटर हैं उन्होंने गुड फेथ में वो अवार्ड को पास किया था। ओके, तो एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, प्रोटेक्शन है आर्बिट्रेटर को सेक्शन नंबर 42B में। अब हम आते सेक्शन नंबर 43 के ऊपर। ये बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में। अब जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं उनके ऊपर भी लिमिटेशन एक्ट लगेगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए और बी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो 2020 में आया है और केस आप स्टार्ट करवा रहे हो 2025 में। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जो लिमिटेशन पीरियड मौजूद है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, एंड आपको सही टाइम के अंदर अंदर ही प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करवाना पड़ेगा। ओके, और हमने पढ़ा ही है ये कि प्रोसीडिंग स्टार्ट कब मानी जाएंगी। ये तब मानी जाएंगी जब सेक्शन 21 में हमने देखा था, जब आप सामने वाली पार्टी को नोटिस दे दोगे कि मेरे को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करवानी है। सेक्शन 21 में ये चीज़ हमको गिवन थी कि इस दिन से हम मान लेंगे कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमको बस इसमें यही चीज़ समझनी है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन नंबर 43 में। अब जो इसका सेक्शन नंबर 43J है उस पर हम आते हैं। इसमें बात करी गई नॉर्म्स फॉर एक्रीडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में। ये बोलता है कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और उनकी जो एक्रीडिटेशंस हैं उनके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो स्पेसिफिक अथॉरिटीज फ्रेम करेंगी। अब उन अथॉरिटीज के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस हमको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो भी इनके क्वालिफिकेशंस के बारे में रूल्स हैं वो स्पेसिफिक अथॉरिटीज ड्राफ्ट करेंगी। और ये जो 43J है ये 2021 की जो अमेंडमेंट हुई थी इस एक्ट में उसके थ्रू आया था। अब हम आते हैं पार्ट 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर। अब ये बात करते हैं फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के बारे में, फॉरेन आर्बिट्रेशन के बारे में, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दो टाइप ऑफ कन्वेंशंस के बारे में बात करी है। सेक्शन नंबर 53 से आई गेस इसका जिनीवा कन्वेंशन स्टार्ट हो जाता है, एंड 44 से लेकर 53 तक न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है वो उनके रिगार्डिंग रूल्स होते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिनीवा कन्वेंशन जो है वो पुरानी कन्वेंशन है। अब उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग्स में बहुत ही कम आर्बिट्रेशंस होती हैं, एंड नाउ न्यूयॉर्क कन्वेंशन के हिसाब से जो रूल्स हैं वही ज़्यादा फॉलो होते हैं। ओके, तो आप इस एक्ट में भी देखोगे तो सिमिलर प्रोविजंस हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन में सिमिलर सेक्शंस हैं, सिमिलर बातें बोली गई हैं। तो हमको सिर्फ न्यूयॉर्क कन्वेंशन पढ़ने का मतलब है, एंड उसके बाद अगर आप जिनेवा कन्वेंशन देखोगे उसमें सेक्शन बाय सेक्शन सेम ही बात बोली गई होगी। ओके, तो वो रिपीटेशन है न्यूयॉर्क कन्वेंशन का। अब हमको समझने सबसे पहले कि फॉरेन अवार्ड होता क्या है। सपोज दो पार्टीज हैं ए और बी, एक इंडिया की है एक यूके की है। ओके,
अब ये यहाँ पे अगर इन्होंने कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज रखा अपने एग्रीमेंट में, तो फिर अब आगे जाके अगर एग्रीमेशन आर्बिट्रेशन स्टार्ट होती है तो हम उनको बोलेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्टीज की नेशनैलिटीज अलग अलग हैं। लेकिन यहीं पे अगर दोनों पार्टीज इंडियन होती तो हम मान लेते कि वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है। ओके, अब सपोज इस इंडिया यूके वाले केस में जो अवार्ड पास होता है वो यूके में होता है एंड लॉज जो हैं वो भी यूके के ही लगते हैं। अब सपोज उस अवार्ड में ये चीज बोली गई है कि ए की जो प्रॉपर्टीज है इंडिया में उनको जब्त करवाना पड़ेगा एंड उससे आप पैसे निकलवाओ और बी को दो। अब यहाँ पे इंडियन अथॉरिटीज जो हैं उनके कोऑपरेशन के बिना इन ए की जो वो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप कैसे जब्त करोगे? ये तो इंडियन अथॉरिटीज को ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अवार्ड यूके में पास हुआ था वो आप इंडिया में लेके आ सकते हो एंड इंडियन कोर्ट्स जो हैं उनसे आप उस पर एक अप्रूवल ले सकते हो एंड जब वो अप्रूवल आपको मिल जाएगा तो फिर जो एक ही प्रॉपर्टीज इंडिया में है उनको आप जब्त करवा सकते हो। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो हम यही चीज मानेंगे कि ये इंडियन कोर्ट की अब एक डिग्री है। इवन तो अवार्ड यूके में पास हुआ था, हम ये मान सकते हैं उसके बाद कि इंडियन कोर्ट जो है उन्होंने उस अवार्ड को, उस डिग्री को पास किया। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडियन अथॉरिटीज से। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 44 के ऊपर। इसमें हमको ये चीज समझनी है बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फॉरेन अवार्ड्स हैं हम उसी कंट्री के एनफोर्स कराएंगे इंडिया में जिस कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन जो हैं वो अच्छे हों और इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो कि यस जो फॉरेन कंट्री है हमारी ये रेसिप्रोकेटिंग कंट्री है। ओके, यानी कि उस कंट्री में अगर इंडियन अवार्ड को ही इन्फोर्स कराना होगा हमें तो वो हम करवा सकते हैं। तो दोनों जगह दोनों कंट्रीज आपस को प्रोटेक्शन देती हैं। सो इफ इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज डिक्लेयर करी हुई है गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू, तब हम मान लेंगे कि उस कंट्री का अवार्ड जो है वो इंडिया में भी इन्फोर्स हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 45 के ऊपर। इसमें बात करी गई है पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटीज टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। अब सपोज हमारी जो दो पार्टीज थी ए और बी, एक इंडिया की थी एक यूके की थी। अब सपोज जो इंडियन पार्टी है ए उन्होंने एक डिफॉल्ट कर दिया। ओके, एंड जो बी है यूके पार्टी उनको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करवाना है। अब ए कोऑपरेट नहीं कर रही है, ए बोलती कि मैं जो है इस एग्रीमेंट को नहीं मानता और मैं इस प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे बी जो है वो इंडियन कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 45 एंड इंडियन कोर्ट को बोल सकता है कि आप ए को बोलिए कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट करवाए। ओके, तो ये जो है पावर इस सेक्शन नंबर 45 में हमको गिवन है। इट्स सिमिलर टू सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 जो है वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पे अप्लाई होता था, जहां पे आप कोर्ट के पास जा रहे थे टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन नंबर 45 में इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर भी अप्लाई करेगा। अब कोर्ट जो है वो वैसे तो हमेशा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाएगा ही। अगर एग्रीमेंट है तो कोर्ट बोलेगा कि जाओ आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अब स्टार्ट करो। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कोर्ट इनको मना भी कर सकता है फॉर स्टार्टिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। वो है यहाँ पे गिवन है उसके ग्राउंड्स कि अगर कोर्ट को लगता है कि एग्रीमेंट जो है वो गलत है, वो नल एंड वॉइड है, वो फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन हुआ था, उसमें साइन गलत है, अगर ऐसा भी कोर्ट कुछ भी लगता है ऐसा कोर्ट को, इन दैट केस वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट नहीं करवाएगा। ओके, तो जो सिमिलर ग्राउंड्स हैं वो सेक्शन 8 में भी हमको गिवन थे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 46 के ऊपर। ये बोलता है कि फॉरेन अवार्ड जो है वो बाइंडिंग कब होगा। इट्स सिमिलर टू सेक्शन नंबर 35 जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पे अप्लाई होता है। सिंपल बात, ये सिमिलर बात बोलता है सेक्शन 46 में भी कि जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा। ओके, एंड पार्टीज को उस अवार्ड को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडियन पार्टी अगर केस हार जाती है तो बोलने लग जाए कि तो यूके के ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया है, इसका इंडिया में कोई एप्लीकेशन नहीं है।
ऐसा वो पार्टी नहीं बोल सकती है। दैट अवार्ड कैन बी इन्फोर्स्ड इन इंडिया एज वेल। अब हम आते सेक्शन नंबर 47 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर सपोज आपको यूके का जो अवार्ड है वो इंडिया में इन्फोर्स कराना है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओगे अपने साथ। इसमें बोला गया कि जो अवार्ड की कॉपी है एंड ओरिजिनल अवार्ड जो है वो आपको लेके आना है। अगर आपके पास ओरिजिनल अवार्ड है तो वो लेके आओ, या फिर जो सर्टिफाइड कॉपी अगर आपके पास तो वो आप लेके आओ। ओके, साथ में आपको जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है आपका, जो हमने पहले एंटर अपॉन किया था, उस एग्रीमेंट को भी आपको लेके आना पड़ेगा। ओके, एंड इसकी भी आपको ओरिजिनल लेके आनी है। एंड ऑफ कोर्स आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी आप इसके लेके आओगे। सी जो है इसका वो बोलता है कि अगर कोई और एविडेंस आपको लगता है कि हाँ ये नेसेसरी एविडेंस है ये प्रूफ करने के लिए कि अवार्ड जो है वो सही तरीके से दिया गया था यूके के ट्रिब्यूनल ने, तो वो एविडेंस भी आप लेके आओगे। अब जो अवार्ड है सपोज अगर वो किसी दूसरे लैंग्वेज में, सपोज पार्टी इंडिया की थी एंड पार्टी बी चाइना की थी, एंड चाइना के जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने उस अवार्ड को पास किया, एंड ऑब्वियसली वो जो लैंग्वेज है वो मैंडरिन होगी, बिकॉज चाइना में मैंडरिन लैंग्वेज यूज होती है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप उस अवार्ड को इंडिया में इन्फोर्स कराना चाहते हो तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन लगानी पड़ेगी उस अवार्ड की। मैंडरिन अवार्ड को आप इंडिया में लेके नहीं आ जाओगे, और जो कोर्ट्स है इंडिया की वो मैंडरिन समझने लगनी जाएगी। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा एंड आपको उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा कि यस ये जो ट्रांसलेशन है ये सही ट्रांसलेशन है। अब ये अथॉरिटी कौन है जो कि ये चीज़ चेक करेगी कि ट्रांसलेशन सही है या फिर नहीं है। इसका हमको पता लगेगा, एक बार हम एग्जांपल समझते हैं उससे। सपोज बी जो पार्टी है वो चाइनीज थी एंड ए जो है वो इंडियन थी। अब बी जो पार्टी वो अवार्ड को जीत जाती है। अब यहाँ पे बी को अगर इंडिया में उस अवार्ड को इन्फोर्स करवाना है देन इन दैट केस इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको लगानी पड़ेगी। अब इस ट्रांसलेशन को अप्रूव कौन करेगा? इस ट्रांसलेशन को वही अप्रूव करेगा जो कि चाइना में रिलेवेंट अथॉरिटी थी। तो चाइना की जो कॉन्सुलर एजेंट्स हैं वो चेक करेंगे कि जो ट्रांसलेशन है वो सही है या फिर नहीं है, एंड अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया इन दैट केस वी कैन एक्चुअली इन्फोर्स दैट अवार्ड इन इंडिया। अगर बाकी सारी कंडीशंस वो मीट करता है तो फिर वो अवार्ड को इन्फोर्स करा सकता है। तो हमें यहाँ पे देखा है ना ये डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर एजेंट ऑफ द कंट्री टू विच द पार्टी बिलोंग्स। तो हमारे एग्जाम्पल में ये चाइना की डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर एजेंट थे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 48 के ऊपर। ये बात करते हैं कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। अब ये जो है ये सेक्शन नंबर 34 की तरह एकदम सिमिलर ग्राउंड्स है कि अगर सेक्शन 34 में जो ग्राउंड्स हमें देखे थे अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो फिर हम अवार्ड को सेट असाइड भी करवा सकते हैं। सिमिलर इज द केस हियर एज वेल। अगर ये ग्राउंड जो है सिमिलर ग्राउंड्स एकदम वर्ड टू वर्ड सेम बात बोली गई यहाँ पे भी। इन ग्राउंड्स को कोई भी एक ग्राउंड को अप्रूव कर देते हो तो जो आर्बिट्रेशन अवार्ड चाइना के ट्रिब्यूनल ने दिया था उसको इंडियन कोर्ट्स सेट असाइड कर सकती है, और इंडियन कोर्ट्स बोल सकती है कि इस अवार्ड को हम इंडिया में इन्फोर्स नहीं करवाएंगे। ओके, ग्राउंड्स आप देखोगे सारे के सारे सिमिलर हैं सेक्शन 34 की तरह वर्ड टू वर्ड। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 49 के ऊपर। ये बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। इसमें एक चीज बोली गई है कि अगर जो इंडियन कोर्ट्स है हमारी इनको लगता है कि फॉरेन अवार्ड जो है वो सही था, वो सही तरीके से दिया गया था, तो फिर उस पर वो अपना अप्रूवल दे देगी एंड इंडियन कोर्ट जो है फिर जैसे उसको अप्रूवल दे देंगी फिर उसको आप एनफोर्स करवा सकते हो इंडिया में, और ये माना जाएगा कि आप डिग्री ऑफ इंडियन कोर्ट को एनफोर्स करवा रहे हो। तो उसका जो स्टैचर होगा वो सिमिलर होगा एज एनी अदर जजमेंट दैट हैज बीन पास्ड बाय द इंडियन कोर्ट्स। तो सेम वे में आप इसको भी एनफोर्स कराओगे।